अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा को किन सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर प्राइमरी डेटा का जब हम सेकेंडरी डेटा के साथ कंपैरिजन करते हैं तो लाइन ऑफ डिफरेंस दोनों के बीच में क्या हो सकती है। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप ध्यान रखें, और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा स्पेशल है। डिफाइन करने जा रहे हैं कि प्राइमरी डेटा का क्या मतलब होता है। प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जिसको पहली बार कलेक्ट किया जाता है किसी खास पर्पज के लिए, और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कोई इन्यूमरेटर हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है, कोई फील्ड वर्कर हो सकता है, कोई इन्वेस्टिगेटर हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि प्राइमरी डेटा किसी खास पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और प्राइमरी डेटा को जिन सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है उनको हम प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर प्राइमरी डेटा आप लोगों को समझाऊं तो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट जो है उसको हम प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बता सकते हैं। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करना होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, उस क्लास के हर एक बच्चे की हाइट को आप मेजर करोगे और वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो आप वहां लेकर आओगे इन टर्म्स ऑफ हाइट, दैट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। आई बात समझ में। लेकिन जब हम प्राइमरी डेटा पढ़ते हैं तो प्राइमरी डेटा में ये ओरिजिनल इन कैरेक्टर होता है, और प्राइमरी डेटा जो होता है ये हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी डेटा में कॉस्ट्स काफी इन्वॉल्व होते हैं, और प्राइमरी डेटा में टाइम कंज्यूम काफी होता है, और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो मैन पावर की जरूरत होती है, या जो लेबर फोर्स की जरूरत होती है, या जो इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत होती है, वो वेल स्किल्ड होनी चाहिए। तो ये होता है प्राइमरी डेटा। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस तरीके से मैंने यहां पर सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखे हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, या हम इसको पर्सनल इंटरव्यू मेथड के नाम से जानते हैं। ये वो पहला मेथड है जिसकी मदद से हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है ना, और इसी तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड एंड क्वेश्चनियर्स फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। ये वो सारे मेथड्स हैं जिनकी बदौलत या जिनकी मदद से कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा किया जा सकता है। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहला जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पर इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है इन्फॉर्मेंट से, या वो फील्ड में जाकर अपने रेस्पोंडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, और वहां पर उसे उस इंटेंसिव स्टडी के लिए जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जरूरत होती है तो वो फेस टू फेस उनसे बात करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। यहां पर जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं और यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर इस तरीके से बिहेव करता है, वो टैक्टफुल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर जो है वो स्किलफुल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर जो है वो एमिएबल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर जो है उसमें पेशेंस होनी चाहिए। तो जब इन सभी क्वालिटीज के साथ एक इन्वेस्टिगेटर अपने रेस्पोंडेंट से मुखातिब होकर बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो इंफॉर्मेशन वहां से उसको हासिल होगी या उन्हें हासिल होगी वो तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहलाएगी, वो तो मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। और इस मेथड को हम
अक्सर व बेशतर वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर सिक्रेसी की जरूरत होती है, और इस मेथड से जो डेटा कलेक्ट होकर आता है वो काफी ज्यादा रिलायबल होता है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड या पर्सनल इंटरव्यू मेथड हम इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी स्कूल में जाकर हमें यह देखना हो कि बच्चों का जो पर्सनल पॉकेट एक्सपेंसेस है तो वो कितना है, तो जाहिर सी बात है कि वहां उस स्कूल में जाकर हम डायरेक्ट बच्चों से बात करके उनको परसुएड करके, ठीक है ना, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में उनसे बात करके ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है कि उनका पर्सनल पॉकेट एक्सपेंसेस कितना है। तो इस टेक्निक को डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या पर्सनल इंटरव्यू मेथड कहा जाता है। अब इस मेथड में कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डिमेरिट्स होते हैं, और फिर अंत में सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड के ऊपर हम बात करेंगे। जब हम मेरिट्स की बात करेंगे यहां पर, तो मेरिट्स में पहला पॉइंट जो है दैट इज ओरिजिनलिटी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो ओरिजिनल होती है, क्योंकि यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो जाती तौर पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो इसलिए इसकी ओरिजिनलिटी पे कोई शक नहीं होता, ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा पॉइंट जो है रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिलायबल एंड एक्यूरेट का मतलब यहां पर यह हुआ कि इस मेथड से मिलने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल है। रिलायबल इन द सेंस कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टडी है उसके रिलेटेड है वो, ठीक है ना, वो रिलायबल है, उसके लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। और एक्यूरेट का मतलब यह हुआ कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स है उन ऑब्जेक्टिव्स को हिट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरत होगी वो बिल्कुल इस मेथड के माध्यम से या इस मेथड की बदौलत से कलेक्ट की जा सकती है। सो वी कॉल्ड इट एज रिलायबल एंड एक्यूरेट। और फिर तीसरा जो मेरिट इसका है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह हुआ कि जब इन्वेस्टिगेटर अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर वो क्वेश्चंस को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो या यूं भी हम कह सकते हैं कि उनका रिस्पोंडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है या उनका जो लैंग्वेज है उसको नजर में रखकर क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। या फ्लेक्सिबल का मतलब यह भी हो सकता है कि अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा क्लियरिफिकेशन ज्यादा जरूरत हो रिस्पोंडेंट को तो वैसा भी मुमकिन है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह हो गया कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन इस मेथड से कलेक्ट की जाती है दैट इज यूनिफॉर्म एंड इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, ठीक है ना। और फिर अदर इंफॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि एक तो वो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है जो हमें स्टडी के लिए जरूरत होती है, लेकिन इस मेथड में हम रेस्पोंडेंट से कुछ और इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं जो फ्यूचर में जो हमारा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है या जो एरिया ऑफ कंसर्न है उसके लिए वो यहां पर हेल्पफुल होगी। मतलब आप अदर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं अपने रेस्पोंडेंट से। और पांचवा जो है सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स। अब सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स का मतलब क्या हुआ? आप जानते हो कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो अमूमन ओपन एंडेड होते हैं या फिर क्लोज एंडेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने रेस्पोंडेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उनको समझा सकता है, वो उनको परसुएड कर सकता है, या फिर क्वेश्चंस जो है उनका नेचर जो है वो बदल सकता है। तो यहां पर जिस प्रकार की भी इंफॉर्मेशन चाहिए रेस्पोंडेंट से तो इन्वेस्टिगेटर उस प्रकार की उस रेस्पोंडेंट से वो इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकता है। इसीलिए सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मेरिट्स हैं किसके? जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यानी पहला जो है ओरिजिनलिटी, दूसरा रिलायबल एंड एक्यूरेट, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा यूनिफॉर्मिटी, पांचवा अदर इंफॉर्मेशन, छठा सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं डिमेरिट्स के बारे में। यानी
ये जो पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, इसके डिमेरिट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट जो यहां पर है, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, यानी ये मेथड वहां पर ज्यादा सुटेबल नहीं होता है जहां पर एरिया वाइड कवरेज में करनी हो, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जहां पर बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स के साथ कांटेक्ट करना हो, तो वैसी सिचुएशन में ये मेथड जो है ज्यादा सुटेबल नहीं है। फिर दूसरा बी पॉइंट जो है, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो जाहिर सी बात है कि ये मेथड जो है वहां पर एक्सपेंसिव साबित होगा या टाइम कंज्यूमिंग मेथड साबित होगा, जहां पर कंसिडरेबली एरिया का कवरेज करना बहुत ज्यादा हो, या जहां पर बहुत बड़ा एरिया आप लोगों को कवर करना होगा, तो वहां पर ये एक्सपेंसिव साबित होगा और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए उस लार्ज एरिया से टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड साबित होगा। और फिर सी पार्ट जो है, दैट इज ट्रेंड पर्सनल। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेथड की सक्सेस जो है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो कितना स्किल्ड है, ठीक है ना, वो बाइस्ड तो मत है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर वो बाइस्ड होगा या अगर वो इनएफिशिएंट होगा, ठीक है ना, तो वो जो इंफॉर्मेशन वहां से होकर आएगी वो एक्यूरेट नहीं हो सकती है, ठीक है ना, तो उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो उस से कंक्लूजन्स जो है वो ड्रा नहीं किए जा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ट्रेंड पर्सनल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना। और फिर डी वाला पॉइंट जो है, पर्सनल प्रेजुडाइज, ठीक है ना। अब पर्सनल प्रेजुडाइज जो है वो एक लार्ज एक्सटेंट तक इफेक्ट करता है स्टडी को या डेटा को। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर ये जो रेस्पोंडेंट है वो पर्सनल प्रेजुडाइज से काम लेता है, तो वो ही कैन इफेक्ट to the information as well as informants to a great extent। तो ये वाले पॉइंट्स जो है इनको हम एज डिमेरिट्स के एतबार से पढ़ते हैं कि इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। जब हम सुटेबल, ये मेथड कहां पर सुटेबल है, तो पहला पॉइंट जो है, व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, ये मेथड वहां पर सूट करता है जहां पर एरिया अंडर स्टडी जो है वो लिमिटेड होगा। दूसरा पॉइंट जो है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, इस मेथड को हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे या ये वहां पर सूट करता है या ये वहां पर सूटेबल है उस स्टडी के लिए जहां पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, ठीक है ना, यानी जो डेटा वहां से होकर आएगा उसकी डिग्री जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर पॉइंट नंबर थर्ड जो है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स इज नेसेसरी, यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों के बीच में यानी इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में कांटेक्ट होना लाजमी चीज बन जाता है। और फिर यहां पर पॉइंट नंबर 4 जो है, डेटा आर रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल डेटा की बहुत ज्यादा जहां पर जरूरत हो वहां पर यह मेथड सूटेबल है। पॉइंट नंबर 5 जो है, व्हेन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। देखिए, जब भी हम स्टडी करते हैं तो अगर हमें कहीं पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो वहां पर यह मेथड काफी ज्यादा सूट करता है, काफी ज्यादा कारामद आता है या काफी ज्यादा हम इसका वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस ये मेथड जो है सूटेबल होता है इन 5 पॉइंट्स के लिए जो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अप्रोच करता है थर्ड पार्टी से, उन लोगों से जो इस काबिल हो कि वो इंफॉर्मेशन दे सके अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, और इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इन्वेस्टिगेटर जो है अ सेट ऑफ क्वेश्चंस को फ्रेम करता है और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को उन विटनेस से पूछा जाता है। विटनेस का मतलब यह हुआ वो थर्ड पार्टीज जिनसे इन्वेस्टिगेटर वो क्वेश्चंस के आंसर्स को रिसीव करेगा या जिनसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हें विटनेस कहा जाता है। इस मेथड को वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां मैटर जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, जहां पर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो,
या जहां पर अगर डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से बात की जाए तो वो इंफॉर्मेशन को सही तौर पर नहीं देने के काबिल हो या वो इंफॉर्मेशन सही नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे केसेस में स्टडी करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर दे दें, अगर हमें यह देखना हो कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट से ये कहें कि क्या आप स्मोकिंग करते हो, तो उसका आंसर नहीं होगा कि मैं नहीं पीता हूं। लेकिन इस आंसर या इस चीज को स्टडी करने के लिए जब हम थर्ड पार्टीज, चाहे वो उनके दोस्त हो या कोई और हो, जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और उनको विटनेसेस कहा जाता है और वो जो कुछ भी आंसर देंगे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशंस के कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ डिमेरिट्स भी हैं और फिर सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड पे भी बात होगी। जब हम इसके मेरिट्स के बारे में बात करेंगे तो पहला यह है कि वाइड कवरेज, यानी बाय द टेक्निक ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू कवर अ लार्ज एंड वाइड एरिया। ठीक है ना। दूसरा जो है इकोनॉमिकल, यानी इस मेथड को इस्तेमाल अगर हम करें स्टडी करने के लिए तो ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें जो लेबर फोर्स है या जो इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत है वो कम पड़ेगी और इसमें टाइम भी कम लगेगा और इसमें पैसा भी कम लगेगा। थर्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक्सपर्ट्स को रजू कर सकता है, एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकता है अबाउट स्टडी ऑफ द इंक्वायरी। अच्छा, फिर फोर जो है सिंपल एंड क्विक वर्क, यानी इसका सबसे बड़ा मेरिट जो है वो ये है, एक तो ये सिंपल तरीके से किया जाता है, ठीक है ना, और दूसरी बात ये है कि इस मेथड से जो रिजल्ट्स होते हैं, जो काम होता है वो कम समय में होना मुमकिन होता है। तो इन चीजों को अगर हम पढ़ेंगे तो ये मेरिट्स ऑफ दिस मेथड कहलाएंगे। फिर डिमेरिट्स की अगर हम बात करेंगे तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। देखिए यहां बहुत सारा डिफरेंस होता है। एक तो यह हुआ कि आप किसी से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेते हो, दूसरा यह हुआ कि आप किसी शख्स से दूसरे शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती है। फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी, यहां पर एक्यूरेसी जो है उस पर थोड़ा डाउट है कि क्या इंफॉर्मेशन जो मिली है क्या वो एकदम सही है, क्या वो 100% करेक्ट है, क्या उस पर एतमाद किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो विटनेसेस का आंसर होगा वो डिफरेंट होगा, तो इसलिए यहां पर कोई यूनिफॉर्मिटी वाली बात नहीं है। और फिर बाइसेड, जब भी हम किसी थर्ड पार्टी को किसी इंसान के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में या किसी स्टडी ऑफ या फिर किसी स्टडी के बारे में पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बाइसडनेस दिखा देगा, क्योंकि वो जाती तौर अगर उसने बाइसनेस दिखाई दी तो इसका मतलब ये हुआ कि द इंफॉर्मेशन गिवन बाय दैट विटनेस इज नॉट रिलायबल और एक्यूरेट। फिर सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, द नंबर ऑफ विटनेसेस शुड बी लार्ज, ठीक है ना। तो हम जब स्टडी कर रहे हैं और फिर जब हम थर्ड पार्टीज को अप्रोच करते हैं तो उनका नंबर जो है वो लार्ज होना चाहिए। दूसरा जो है सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिगेशन, जिस चीज के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो जो विटनेसेस हैं उनको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट दैट इन्वेस्टिगेशन। थर्ड जो है वाई द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स, यानी इस मेथड को हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो वो कॉम्प्लेक्स हो। चौथा जो है वाई द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, यानी अगर हमें एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना है जहां पर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो तो ये मेथड काफी सूट करता है वहां पर स्टडी करने के लिए या कलेक्शन ऑफ डेटा को करने के लिए। पांचवा है वायर सम सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड, यानी इस मेथड का
सूट वहां पर होता है या ये मेथड ज्यादा सूटेबल वहां पर होता है जहां पर हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी मतलूब होती है। तो इस तरीके से ये इस मेथड के मेरिट्स है, डिमेरिट्स है और सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड के बारे में ये सब कुछ मैंने आपको जानकारी दी। एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स मेथड, इसमें जो लोकल एजेंट्स होते हैं और जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सके और वो भी रेगुलर बेसिस पे। ये जो रेस्पोंडेंट्स होते, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स इसमें होते हैं और ये जो एजेंट्स वहां पर होते हैं वो अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में रेगुलर इंटरवल की बुनियाद पर न्यूज जो है, वो डेटा जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते रहते हैं एंड देन सेड टू द इन्वेस्टिगेटर। और ये मेथड सबसे ज्यादा अप्लाई वहां पर किया जाता है जहां पर एक बहुत ही बड़े एरिया को कवर करने की जरूरत होती है। और इस टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो न्यूज़पेपर्स करते हैं या न्यूज चैनल्स करते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कंटिन्यूअसली वो इंफॉर्मेशन को सेंड करते रहते हैं। तो दिस टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं और इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। जब इसके मेरिट्स के बारे में हम बात करेंगे तो वाइड कवरेज की बात आती है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि डिफरेंट प्लेसेस एंड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड फॉर ए लार्ज एरिया इस टेक्निक से कवर किया जा सकता है। इकोनॉमिकल का मतलब यही होता है जिसमें टाइम कम लगे, जिसमें रिसोर्सेज की कम जरूरत हो और जिसमें पैसा वगैरह जो है वो कॉस्टली उतना ज्यादा ना हो। दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिकल। कंटिन्यूटी मीन्स सिंपली जब ये इस मेथड को वहां पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या इसका सबसे बड़ा मेरिट ये है कि जहां पर इंफॉर्मेशन जो हो वो कंटिन्यूटी के आधार पर जरूरत होती है और स्पेशल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स में लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एजेंट्स जो होते हैं या जो डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है एक जैसी नहीं प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा वो होमोजेनिटी नहीं क्रिएट होती है वहां पर और फिर डिफिकल्ट होता है कंपैरिजन करने के लिए। तो इसी तरीके से लैक ऑफ एक्यूरेसी इसमें पाई जाती है और फिर पार्शियलिटी वगैरह जो है वो भी किसी हद तक इस इंफॉर्मेशन को इफेक्ट कर सकती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फिर अगर हम सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड की बात करें तो जब हम सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड की बात करें, ये मेथड कहां पर सुटेबल होता है? वेयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। और दूसरा क्या है? व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज या वाइड। तीसरा क्या है? व्हेन एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी ये मेथड वहां पर इस्तेमाल किया जाता है या सुटेबल वहां पर होता है जहां पर एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा कंसर्न नहीं हो, जहां पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो जरूरत नहीं होती है। तो ये कहलाता है सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। एक और मेथड होता है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इस वाले मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक क्वेश्चनियर सेट करता है और उस क्वेश्चनियर में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बिलोंग करते हैं एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ और फिर उस क्वेश्चनियर को सेंड किया जाता है रेस्पोंडेंट्स को अलॉन्ग विद ए कवरिंग लेटर सो दैट इंफॉर्मेशन जो है उसको हासिल किया जा सके। इस वाले मेथड में ये एश्योरेंस दी जाती है रेस्पोंडेंट्स को कि उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको सीक्रेसी के साथ रखा जाएगा। और फिर ये जो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड होता है इसमें रेस्पोंडेंट्स को एक एनवलप, सेल्फ स्टैम्प्ड एनवलप दिया जाता है ताकि वो उसको बाय पोस्ट रिटर्न कर सके। वो जो क्वेश्चनियर उनको मिलता है उस क्वेश्चनियर में कुछ ब्लैंक्स रखे जाते हैं ताकि वो आंसर्स को अच्छे तरीके से वहां पर लिख सके। और इस मेथड
को ऑफिशियल्स भी इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को एजेंसीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मेथड को करते हैं, या रिसर्च वर्कर्स जो हैं वो भी उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आज की डेट में हम देखें तो आज ऑनलाइन सर्वेस होते हैं। ये जो SMS जो है वो एक पॉपुलर मेथड है या तरीका है आज ऑनलाइन सर्वे कराने का। तो अगर हम मेरिट क्वेश्चनियर के मेथड में मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें, तो अगर आप इसकी मेरिट्स की बात करें तो पहला होता है वाइड कवरेज, इससे की जा सकती है, ठीक है ना। अगर एरिया बहुत बड़ा हो तो उसको कवर किया जा सकता है। इकोनॉमिकल, इसमें कॉस्ट उतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें लेबर फोर्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। और फिर अच्छा ओरिजिनलिटी, हाँ ये मेथड, इसका सबसे बड़ा बेहतर इस्तेमाल ये होता है कि अगर हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, अगर हमें ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा की जरूरत होती है, तो ये उसका मेरिट है या इससे मार्क्स किया जा सकता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। अच्छा, फ्री फ्रॉम बायस, ये फ्री फ्रॉम बायस होता है, यहां पर बायसनेस की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि हर एक रेस्पोंडेंट जो होता है वो बड़े इत्मीनान के साथ, अपनी फहम के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने इल्म के हिसाब से हर क्वेश्चन को आंसर देता है। और अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात करें तो इसका लिमिटेड स्कोप होता है और फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट भी पाई जाती है। कई सारे रेस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है या इंटरेस्ट नहीं दिखा देते हैं, और कई बार वो जो वापस उसको भेज ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को फिलअप करके या कुछ क्वेश्चन को ऐसे ही अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसमें चांसेस ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग होती है या मिस इंटरप्रिटेशन होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी उस क्वेश्चनियर में हो सकते हैं जिन्हें रेस्पोंडेंट बहुत अच्छे तरीके से ना समझ पाए, और फिर अगर क्वेश्चन को ही अच्छे से ना समझ पाए तो उसका आंसर भी ठीक तरीके से वो नहीं दे पाएगा। और इसी तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्या पता कि स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में क्या वो वापस उसको बेच देंगे या नहीं बेच देंगे। ओवरऑल ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। हाँ, ये मेथड सूटेबल कहां पर है? ये मेथड सूटेबल है व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइड, जब बहुत एरिया को, जब एक लार्ज एरिया को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जब वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, जब डेटा को वहां से कलेक्ट करना होगा, जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वहां से हमें मतलूब हो, तो वहां पर इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड एंड लिटरेट, यानी ये मेथड वही सूटेबल है, क्वेश्चनियर तभी भेजा जा सकता है जब रेस्पोंडेंट वेल एजुकेटेड हो और वो लिटरेट हो। और फिर तीसरा पॉइंट जो है, व्हेन ओरिजिनलिटी फर्स्ट हैंड डेटा इज रिक्वायर्ड, अगर हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन के एतबार से चाहिए और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेथड काफी सूटेबल है इन चीज के खातिर। लास्ट वाला मेथड जो है दैट इज क्वेश्चनियर्स फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। क्वेश्चनियर्स फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो जाती तौर रेस्पोंडेंट्स के पास जाता है और फिर क्वेश्चनियर में जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने सेट करके रखे हुए होते हैं वो क्वेश्चंस उनका खुलासा करता है रेस्पोंडेंट्स के आगे, और रेस्पोंडेंट्स जो है वो क्वेश्चन को समझकर जो वहां से रिप्लाई कर देते हैं, तो इन्वेस्टिगेटर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपने फहम के एतबार से उन रिप्लाईज को कलमबंद कर देता है, और इस तरीके से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डेटा जो है इस टेक्निक से किया जाता है। ये जो क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स है, इसमें आप लोगों को एक चीज याद रखना होगा, जब रेस्पोंडेंट्स क्वेश्चंस को आंसर देते हैं और फिर इन्वेस्टिगेटर जब उनको अपने ही हाथों से या अपनी सोच के एतबार से, अपनी आसाइश के एतबार से फिलअप कर देता है या कलमबंद कर देता है, तो उस समय उस चीज को शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर ये वाला टेक्निक जो है ये गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, सेमी गवर्नमेंट करती है, या जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं, ठीक है ना, इस टेक्निक को वही इस्तेमाल करते हैं। और इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पर क्वेश्चंस का खुलासा किया जाता है, और रेस्पोंडेंट्स जो हैं वो भले ही अगर इलिटरेट होंगे, वो भले ही अगर ज्यादा पढ़े लिखे ना होंगे, लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेटर उनको जाती तौर पर या जाती मुदाखलत से क्वेश्चंस को समझा देता है। और इस
टेक्निक से मिलने वाले डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कौन प्ले करता है? ये इन्वेस्टिगेटर होता है। इन्वेस्टिगेटर अगर टैक्टफुल होगा, इन्वेस्टिगेटर अगर एमिएबल होगा, ये अगर हार्ड वर्कर होगा, और इन सब कैरेक्टर्स के आधार पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो ये स्मॉल फर्म्स वगैरह जो है या स्मॉल एरिया जो है उस चीज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूज कॉस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बस देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनियर को जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रेस्पोंडेंट्स खुद फिलअप कर देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चनियर को इन्वेस्टिगेटर बजाय खुद फिल कर देता है तो वो शेड्यूल बन जाता है। अच्छा, जब हम इस मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे तो पहले मेरिट्स वाले पोर्शन पे हम बात करेंगे। इस मेथड के से वाइड कवरेज जो है उसको कवर किया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहां से एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो मुमकिन है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इन्वेस्टिगेटर जाती तौर उनके सामने रेस्पोंडेंट्स के सामने होता है और इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सकती है। बेटर रिस्पॉन्स यानी इन कंपैरिजन टू द क्वेश्चनियर, क्योंकि क्वेश्चनियर में मैंने बता दिया था एजुकेटेड और लिटरेट होना जरूरी है, और मैंने ये भी बता दिया था कि वहां पर थोड़ा पुअर रिस्पॉन्स होता है, कोई आलसी टाइप इंसान होता है, कोई रिस्पोंडेंट इस तरीके से केयर नहीं करता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, तो इसलिए यहां पर जो है बेटर रिस्पॉन्स होता है। और अगर यहां पर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए लेकिन यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चन को समझा देता है, तो इसलिए बेटर रिस्पॉन्स होता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, एंड जहां पर खाली जगह होती हैं उनको पूरा करने के लिए। यूजफुल इन इलिटरेट पर्सन, जो लोग पढ़े लिखे भी ना हो उनके लिए भी ये टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। कैसे? क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेटर खुद उनको खुलासा कर देता है उनकी जबान के एतबार से, उनकी सोच के एतबार से, उनके फहम के एतबार से, उनके लैंग्वेज के एतबार से। ठीक है ना। तो वो उस क्वेश्चन को बखूबी समझते हैं और फिर जवाब देने में उनको आसाइश होती है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जब डिमेरिट्स की बात करेंगे तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड इन्यूमरेटर्स, ऐसे सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए स्किल्ड इन्यूमरेटर्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर स्किल्ड इन्यूमरेटर्स अवेलेबल ना हो तो वहां से जो डेटा मिलेगा वो इनकॉम्पिटेंट होगा। ठीक है ना। और इस तरीके से सर्वे जो है या जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो फिर वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। और इसी तरीके से अनसुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए जो स्मॉल फर्म्स हैं या जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस फर्म्स हैं या फिर स्मॉल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये मौजूद नहीं है। कॉस्टली मेथड, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है ना। ये बात समझ गए आप। टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है ना। तो इसमें भी आप जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो मैन पावर है वो इस्तेमाल होता है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है ना। और फिर इसको हम टाइम कंज्यूमिंग मेथड बता सकते हैं। इसका डिमेरिट है। जब हम इसके सुटेबिलिटी की बात करते हैं तो सुटेबिलिटी में व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड, यानी जब बहुत बड़ा एरिया कवर करना हो तो ये टेक्निक इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर नॉट एजुकेटेड एनफ, ये तब भी सुटेबल है अगर रेस्पोंडेंट्स जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। स्टडी रिक्वायर्स स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है ना। तो ये सुटेबल वहां पर है जहां पर इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो काफी स्किल्ड है। ठीक है ना। वो काफी टैक्टफुल है। ठीक है ना। वो अपने काम में महारत रखते हो या फिर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत अच्छा सलीका हो। ठीक है। और फिर पर्सनल कांटेक्ट इज नेसेसरी व्हेन ट्रू एंड रिलायबल आंसर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये तो मुमकिन तभी है ना जब इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, वो एक दूसरे को बखूबी समझ सकते हो, और फिर जो कोई भी वहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उन क्वेश्चंस को तब जाकर आंसर दिया जा सकता है। और इस तरीके से ये सारे मेथड्स जो है यहाँ पर, चाहे हमने
पर्सनल इंटरव्यू मेथड पढ़ा, चाहे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड पढ़ा, चाहे इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेस्पोंडेंट हमने पढ़ा, या टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड पढ़ा, या मिरर्ड क्वेश्चनियर मेथड पढ़ा, या क्वेश्चनियर्स फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स पढ़ा, ये सारे के सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये कंप्लीट होता है यहां पर हाउ प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको बखूबी समझ गए होंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन।